रुक शुरुआत करेंगे। केदारनाथ आपदा को अब लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब केदारनाथ यात्रा भी अपने अंतिम चरण पे चल रही है। लेकिन केदारनाथ आपदा और यात्रा को लेकर विपक्ष अभी भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार ने पूरी तरह से केदारनाथ की उपेक्षा की है, क्योंकि जब आपदा का समय था तब मंत्री और मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में प्रचार में व्यस्त थे और केदारनाथ यात्रा भी पूरी तरह से ठप रही। उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि केदारनाथ यात्रा में व्यापार आधा से भी ज्यादा बाहरी व्यक्तियों के हाथों में चला गया है, लेकिन सरकार ने उसे पर भी ध्यान नहीं दिया है। ये सबको पता है और केदारनाथ क्षेत्र की जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार ने उपेक्षा की है, आपदा पीड़ितों के बीच आप जो है उस समय थे नहीं जब उनको आपके मंत्रियों की मुख्यमंत्री की जरूरत थी। तब तो आपके मंत्री और मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में भाजपा के प्रचार में व्यस्त थे। जनता अपने स्तर पर जो है आपदा से लड़ती रही और जो व्यापार वहां का चौपट हुआ है स्थानीय व्यापारियों का, जो टेंट कॉलोनी केदारनाथ क्षेत्र में बनी है, उनमें बाहर के लोगों को आपने पूरी टेंट कॉलोनी आवृत की है। पूरे केदारनाथ रूट पे आप जाइए, स्थानीय व्यापारी कम और बाहर के व्यापारी आपको वहां पर ज्यादा मिलेंगे, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और इसी के चलते प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि सरकार ने केदारनाथ की उपेक्षा की है। हालांकि इस समय क्योंकि अन्य राज्यों में चुनाव का दौर भी था और ऐसे में जो मंत्री थे वो राज्य से बाहर थे, चुनाव में व्यस्त थे, जिसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी उत्तराखंड की राजनीति में जारी है? जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि चार धाम यात्रा के जो है समापन की घोषणा लगभग लगभग हो गई है। चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां यहाँ पर घोषित कर दी गई हैं और उसके बाद भी केदारनाथ पर जिस प्रकार से इस वर्ष विवाद रहा, चाहे आपदा को लेकर, केदारनाथ धाम को लेकर, ऐसे केदारनाथ यात्रा को लेकर जिस प्रकार से विवाद रहा, उसको वो विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे केदारनाथ की उपेक्षा हो या आपदा के दौरान मंत्रियों के नदारद रहने की बात हो। इसी के साथ ही केदारनाथ यात्रा में जिस प्रकार से जो व्यापार है उसके ठप रहने की बात हो, व्यापारियों के व्यापार जो है बाहरी व्यक्तियों के हाथ में जाने की बात हो, तमाम ऐसे आरोप जो है वो कांग्रेस अभी भी सरकार पर लगातार लगा रही है और ये कह रही है कि सरकार ने, चाहे केदारनाथ की जनता हो, केदारनाथ के व्यापारी हो या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनकी आस्था पर जो है कुठाराघात करने का यहाँ पर काम किया है और जनता के भरोसे को तोड़ने का काम जरूर सरकार ने किया है और जिसका परिणाम आगामी केदारनाथ चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। हिमांशु, क्योंकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब यहाँ पर यात्रा चल रही थी तो उस टाइम सरकार के जो मंत्री थे वो राज्य से बाहर थे, वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, यात्रा पर ध्यान नहीं दिया गया है। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं ये आरोप ज़रूर कांग्रेस हमेशा से लगाती आ रही है, जब से केदारनाथ यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे। इसी के बाद जिस प्रकार से अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल बना, और तो कहीं न कहीं कांग्रेस हमेशा से ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हालाँकि स्टार प्रचारक की भूमिका में ज़रूर निभाएँ, अपने संगठन में स्टार प्रचारक वो हैं तो वो उसकी भूमिका ज़रूर निभाएँ। लेकिन कहीं न कहीं चार धाम यात्रा हो या विशेषकर केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए था। कहीं मुख्यमंत्री तो नदारद थे ही, इसके साथ ही मंत्रियों का भी कहीं अता ना पता था। केदारनाथ यात्रा को लेकर मंत्रियों ने भी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया और जब केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई, तब मंत्रियों की ड्यूटी जो है केदारनाथ के 5 मंडलों में लगा दी गई। उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है और ये ऐसे तमाम आरोप जो है सरकार पर लगा रहा है। हिमांशु, क्या माने इस बार की यात्रा कितनी सफल रही है? कितनी बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचे चार धाम यात्रा में?
बिल्कुल विशाल, कहीं न कहीं यात्रा जो है वो ज़रूर प्रभावित, जो विपक्ष का जो आरोप है वो कहीं न कहीं वो सिद्ध ज़रूर करता है, क्योंकि यात्रा माने ना माने कहीं न कहीं प्रभावित ज़रूर हुई थी, क्योंकि केदारनाथ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि यात्रा मात्र 20 दिन चली है, क्योंकि जिस प्रकार से केदारनाथ में अतिवृष्टि के कारण जिस प्रकार से आपदा की स्थिति बनी थी, उसके बाद सड़कें जगह-जगह जाम थी, यह चार धाम यात्रा मार्ग जिस प्रकार से बाधित था, कहीं न कहीं जो यात्रा थी वो प्रभावित ज़रूर हुई थी। लेकिन कहीं न एक पैमाने पर हम देखें तो कहीं ये यात्रा सफल भी अपने आप में रही। एक बड़ी संख्या में लोगों ने जिस प्रकार से यात्रा के शुरुआती दिनों में केदारनाथ धाम की ओर रुख किया, उसके बाद अभी भी लोग, जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की घोषणा हो गई है और अभी भी लोग बड़ी संख्या में अब केदारनाथ की ओर रुख कर रहे हैं। और ये जो सीज़न होता है बीच का, जुलाई से लेकर और सितंबर तक का जो सीज़न होता है, उसमें यात्रा हर बार प्रभावित ज़रूर होती है, वो निश्चित है। लेकिन हिमांशु, जिस तरह से यात्रा चली और व्यापारियों को भी काफ़ी उत्साह था कि इस बार अच्छी कमाई भी होगी, क्योंकि 6 महीने ये यात्रा चलती है और इसी दौरान उनके आजीविका के लिए उनको अपना पैसा रखना पड़ता है। तो क्या माने कि किस तरह का उत्साह भी उनमें देखा जा रहा था और अभी किस तरह की प्रतिक्रियाएं भी उन लोगों की आ रही हैं, व्यापारियों की? जी, बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से जब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई थी तो उस समय व्यापारियों में एक बेहतर उत्साह था। व्यापारी वर्ग जो खुश था कि इस बार सरकार जिस प्रकार से वादे कर रही थी कि हम पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और बड़ी संख्या में जो है यात्री उत्तराखंड पहुँचेंगे, उसको लेकर काफ़ी उत्साहित थे। लोगों ने होटल है या रेस्टोरेंट हैं, इसी के साथ ही टेंट हैं, वो लीज़ पर लिए थे। लेकिन अब जब यात्रा अपने समापन की ओर है तो व्यापारी वर्ग नाखुश है, क्योंकि कई व्यक्तियों ने जो है स्वरोजगार योजना से 25-25 लाख तक के लोन लिए थे। वो कह रहे हैं कि यात्रा बिल्कुल ही प्रभावित रही, यात्रा में किसी प्रकार की आमदनी नहीं हुई और अब ये नौबत आई है कि किस प्रकार से लोन भरा जाए और किस प्रकार से आगे का गुजारा किया जाए। तो कई व्यापारी जो है यात्रा के चलने से नाखुश हैं और कहीं जो है खुश हैं। इस इक्वल बैलेंस यहाँ पर जो है ये व्यापारियों के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हिमांशु, इस बार आपदा का दौर भी राज्य में रहा है। ऐसे में क्या माने कि इस बार कैसे व्यवस्थाएं भी राज्य सरकार की ओर से की गई थी, प्रशासनिक अमला किस तरह से एक्टिव मोड में था, और क्या माने जिस तरह से सड़कें लगातार बाधित रही, क्या आगे के लिए किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा, किस तरह के रोड मैप बनाए जाएंगे? जी, बिल्कुल विशाल, जहाँ तक आपदा की बात रही तो इस बार मानसून जो है उत्तराखंड में, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि मानसून अन्य वर्षों के मुताबिक इस बार 10 गुना अधिक उत्तराखंड में रहा। और खासकर केदार घाटी की हम बात करें या तोता घाटी है, चार धाम यात्रा की परियोजना के जो तमाम मार्ग हैं, ऐसे स्थान है, सिरोबगढ़ है, गोचर का नज़दीक आपके हैं, तो ये स्थान ऐसे हैं जो हर बार जो है बाधित तो होते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सरकार को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस बार हमने देखा है इनसे खासा प्रभावित जो है उत्तराखंड का यातायात सिस्टम रहा। पहाड़ों में जो है संचार व्यवस्थाएं ठप रही, वाहनों के आने जाने में काफ़ी समस्याएं हुई। और इस बार क्योंकि रिपोर्ट जो कहती है कि 42 जो है डेंजर जोन अब फिर इस मानसून के बाद बन गए हैं, उन डेंजर जोनों में किस प्रकार से सुधार किया जाए, या सिरोबगढ़ है, गोचर के पास कमेड़ा है, या अलकनंदा नदी रिवर फ्रंट के पास आपके तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं, उसी के साथ ही केदार घाटी में अनेक ऐसे स्थान हैं, उनको किस प्रकार से सुधारा जाए, उसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं रणनीति बनाने की आवश्यकता है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो रणनीति बनाने पर काम जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऋषिकेश एम्स पे भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगीनाथ। अपनी मां से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के बाद दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां से मिलेंगे सीएम योगी। उत्तराखंड के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं आज के सीएम योगी के? सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से देहरादून जाएंगे, देहरादून से वो ऋषिकेश जाएंगे, जहाँ पर उनकी माता जी का इलाज चल रहा है, माता जी से मिलेंगे, उनका कुशलक्षेम लेंगे। फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे यूपी सदन। फिर उसके बाद बीजेपी के द्वारा जो बैठक बुलाई गई है उसमें वो हिस्सा लेंगे। फिलहाल वो गोरखपुर में है इस समय, गोरखपुर से सीधे देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रदीप, क्या माने कि माता जी की भी तबीयत काफी खराब है और ऐसे में अपडेट भी मिल पा रहा होगा कि किस तरह की उनकी तबीयत है? दूसरा, जो दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है वो कितनी अहम मानी जा रही है यूपी के लिहाज से?
साल निश्चित रूप से बहुत बड़ी बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और अमित शाह को काफी बेहतर रणनीतिकार माना गया है। अमित शाह के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश ने लीड किया था, लेकिन रीजन क्या रहा कि बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति खराब हुई, बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ। इसको लेकर बैठकों का दौर जारी हुआ था और अब उपचुनाव है, उपचुनाव में सीटों के बंटवारे और इसके अलावा एक एक सीट पर किस तरह से विजय हासिल की जाए, इस पर रणनीति, ये दोनों बातें जो है इस बैठक में प्रमुख रहने वाली हैं। प्रदीप, कौन कौन बड़े नेता इस बैठक में शामिल भी रहने वाले हैं, क्योंकि उपचुनाव का भी दौर है और लोकसभा में जिस तरह से देखा कि कुछ खामियां जरूर रही, तो क्या उस नीतियों पर भी बात की जाएगी कि लोकसभा में जिस तरह से थोड़ा 19-20 हुआ, उपचुनाव में ऐसा ना हो? बिल्कुल विशाल, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा अगर बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और इस बैठक में एकदम आपने सही कहा कि इस बात पर जोर दिया जाएगा कि क्या कारण रहा कि जो आम चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को इस तरह से शिकस्त मिली थी और अब क्या कुछ और बेहतर करना है जिसकी वजह से उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत जाए। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर बाद दिल्ली में पहुंचेंगे और बीजेपी की अहम बैठक में वो शामिल भी होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और यूपी में होने वाले उपचुनाव पर मंथन भी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं और ऐसे में सभी को बुलाया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और इस बैठक को जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह लेंगे। और गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार। दूर दूर से आए फरियादियों की भी सुनी समस्याएं। सीएम ने दिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश, मौके पर ही किया जाए समस्याओं का निस्तारण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दूर दूर से आए फरियादियों की फरियाद भी सुनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और ऐसे में ज्यादातर समस्याओं का समाधान भी किया गया है। निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ थे, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया और इस दौरान बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उनसे मिलने पहुंचे। अपनी फरियाद उन्होंने सीएम योगी के सामने रखी और ऐसे में अधिकारी भी सीएम योगी के साथ मौजूद थे, जिनको सीएम ने मौजूदा वक्त में ही निस्तारण करने के निर्देश दे दिए हैं। तो आपको लगातार जनता से जुड़ाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। पुलिस के भी अधिकारी उनके साथ मौजूद थे और साथ ही आईएएस आईपीएस अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, किस तरह की जानकारी मिल रही है, किस तरह के ये निस्तारण समस्याओं के किए हैं सीएम योगी ने? देखिए विशाल, निश्चित रूप से जब योगी आदित्यनाथ संसद में थे तब से लेकर और अब तक ये प्रक्रिया उनकी सतत चलती चली आ रही है। जनता दर्शन का कार्यक्रम उनका शुरू से लगता रहा है और इसी क्रम में देखिए गोरखपुर, चूंकि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से फरियादी आते हैं, यहाँ पर बहुत ही आसानी से जनता दरबार में 250-300 लोगों को एक साथ जो है मुख्यमंत्री फेस करते हैं और सबकी समस्याओं को सुनते हैं। ज्यादातर जो मामले आज आए थे उन मामलों में जमीन से जुड़े हुए मामले थे, रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले थे, जिनको उन्होंने जो है जो अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं उनको सुपुर्द किया है कि इन समस्याओं का निस्तारण हो। इसके अलावा कुछ समस्याएं जो है स्थानीय स्तर की थी, जिसमें तमाम ऐसे किसान थे जिनका जो है जिनके मुआवजे की बात चल रही थी, वो उन्होंने योगी से मुलाकात की है। उनको भी योगी ने जो है आश्वासन दिया और अधिकारियों से बताया कि इनका भी जो मुआवजे की जो राशि है उसका आकलन करके सही समय पे दिया जाए ताकि राज्य सरकार इनको राहत प्रदान कर सके। तो इस तरह से जनता दरबार जो है निरंतर लगा रहता है और इस बार भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चौथा दिन है गोरखपुर में और उन्होंने जनता दरबार लगाया था। प्रदीप, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी
गोरखपुर में जाते हैं मुख्यमंत्री तब जनता दरबार जरूर लगाते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। एक भरोसा भी रहता है मुख्यमंत्री पर और ऐसे में मुख्यमंत्री भी अधिकारियों की एक पूरी टीम बुला करके रखते हैं ताकि वो मौके पर ही निस्तारण कर सके लोगों की समस्याओं का। देखो विशाल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप में मुख्यमंत्री हैं और जहां भी वो जाते हैं उनके साथ जो उनका प्रोटोकॉल है, जैसे उनका दिवस अधिकारी हो गया, जो विभागों के सचिव हैं, वो ऐसे तमाम जो जरूरी लोग हैं वो उस जगह पे होते हैं जहाँ पे जनता दरबार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होता है। ऐसी स्थिति में जो अधिकारी हैं उनको त्वरित निस्तारण का आदेश जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाता है उसका 100% पालन भी करवाया जाता है। और तमाम पहले स्थितियां ऐसी थी कि 1500 लोग आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो संख्या कम होती जा रही है। मतलब यह है कि वहाँ अधिकारी भी जमीन लेवल पे काम करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक बीजेपी विधायक की पिटाई करने वाले अवधेश सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अपराधी सीएम की बिरादरी का है, इसलिए अब तक एक्शन नहीं हो पाया है। यूपी में पिछड़े दलितों को काटा मारा जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम कहते हैं ये उत्तर प्रदेश है जो ये मात्र 1 महीने की घटनाएं हैं, सभी 1/9 से लेकर के 28/9 तक की घटनाएं यहाँ 1 महीने के अंदर इतनी घटनाएं घटी। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आज जंगल राज चल रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अपराधियों को बचाने का पाप किया जा रहा है, भेदभाव बरता जा रहा है, उससे कानून गूंगी बहरी अंधी बन गई है। क्योंकि आज कानून के रखवाले ही कहीं न कहीं अपराधियों को सजा देते आ रहे हैं, अपराधियों को बचाने का पाप कर रहे हैं या अपराधियों के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए सरकारी संरक्षण को मिल रहा है, इसीलिए आज पूरा का पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया। कानून की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस केवल सरकार संरक्षण प्राप्त लोगों को है, भाजपा के लोगों को है, एक जात विशेष के लोगों को है, और यही कारण है कि कानून के साथ भेदभाव हो रहा है। मुरादाबाद से मुस्लिम लीग के नेता मौलाना कौसर हयात खान का एक बयान सामने आया है जिसमें वो देश की पुलिस को सीधे तौर पर हिंदू पुलिस बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अब कानून की पुलिस नहीं रही है, वो पूरी तरह से मुसलमानों को विरोध करने में लगी हुई है और मुसलमानों के दुश्मन को बचा रही है। दरअसल मौलाना कौसर हयात खान मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा ना पढ़ाने वाले बयान पर मौलाना सज्जाद नोमामी का समर्थन कर रहे थे, जिसमें वो कहने लगे कि देश की हुकूमत हमें कोई सुरक्षा देने को तैयार नहीं है, हमारी लड़कियां इस देश में महफूज नहीं हैं। हुकूमत के परवरदा जितने भी हिंदू तंजीमें हैं वो खुल्ला कह रही हैं कि मुसलमान लड़कियों को अगवा करो, मुसलमान लड़कियों को बहू बनाओ, मुसलमान लड़कियों को ये करो, हम इतने पैसे देंगे, हम उतने पैसे देंगे, और हुकूमत की तरफ से उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह अच्छा, फिर उसके अलावा दूसरे माहौल के आप जबरदस्ती समझे नहीं, जिस लड़की ने कभी जिस लड़की को 200 लड़कों ने घेर कर अकेली लड़की को ये कहा था कि जय श्री राम बोलो, तो उस लड़की ने अल्लाह अकबर कहा। आज एक क्या नाम बीजेपी भाजपा का लीडर ये कहता है कि वो लड़की जरा किसी कॉलेज में पढ़ कर दिखाए जिसने अल्लाह अकबर कहा है, वो किसी कॉलेज में जाकर दिखाए। तो भाजपा लीडर अगर ये कह रहा है, चैलेंज कर रहा है कि वो लड़की जिसने अल्लाह अकबर कहा है वो लड़की किसी कॉलेज में पढ़कर दिखाए, तो यकीनन ये हमारे जज्बात हैं और हमारे बुजुर्ग भी, हमारे बड़े भी ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में हमारी लड़कियां इस मुल्क। बलिया के सुखपुरा में स्वास्थ्य के संचालन नहीं होने से नाराज छात्र छात्राओं ने सुखपुरा चौराहों पर सीएमओ का पुतला दहन किया है। छात्र नेताओं ने बताया है कि सीएमओ द्वारा हैंडओवर नहीं करने के बाद भी अभी तक उसका संचालन नहीं हो सका है। सीएससी का जो संचालन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो 7 वर्षों से बन के सुखपुरा में तैयार है, उसका बृहद भवन जो 4 करोड़ रुपए से अधिक में बना हुआ है,
वो जनता के पैसे से बना हुआ है। तो जब जनता का पैसा लगा है तो जनहित में जनता का उसको लाभ में मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम लोगों ने लगभग विगत माह से पिछले माह से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलित हैं। इस जन आंदोलन को लेकर पूरी जनता उधर की आंदोलित है। इसके क्रम में विगत 23 सितंबर को हम लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय आके धरना प्रदर्शन किया था और अपने पत्र को जिला अधिकारी के प्रतिनिधि को भी सौंपा था। फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम लोगों ने एक सत्याग्रह गांव-गांव भूख हड़ताल भी किया था, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक गांवों ने उसमें सहभागिता किया था और अपने गांव-गांव में जगह-जगह घर-घर बैठ के लोगों ने भूख हड़ताल भी किया था ताकि सीएचसी का संचालन हो पाए। लेकिन ऐसा 2 अक्टूबर के बाद भी हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया था कि हम लोग लगातार आंदोलित हैं, कृपया करके आप सीएचसी का संचालन कराएं। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब ना जिला प्रशासन की ओर से आया है और ना ही सीएमओ की ओर से आया है। लूट करने वाले 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लूट के 3 मोबाइल, मंगलसूत्र और एटीएम कार्ड समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि बीते 3 अक्टूबर को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक रास्ते में युवक को रोककर उसके साथ लूट की थी, जिसके बाद युवक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की कार्रवाई करते हुए लूट का खुलासा किया गया है। एक दंपति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, झाड़ियों में छिपे 4 लड़के आए और उन्होंने उनको ओवरपावर करके उनका मंगलसूत्र, मोबाइल आज छीन लिया। इसी बीच एक और मोटरसाइकिल सवार वहां आए, उनको भी उन्होंने ओवरपावर किया और उनके भी पर्स, एटीएम कार्ड वगैरह सब छीन लिए। इस सूचना पे जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पता चला कि वहां का घटनास्थल देखने से घटना की पुष्टि हो रही थी। उनकी तहरीर पर थाना भरतकूप में मुकदमा लिखा गया। चूंकि 3 मोबाइल ये ले गए थे, जिसके आधार पे हम लगातार प्रयास कर रहे थे। एक व्यक्ति उसमें से संदिग्ध आया, उसकी तलाश में पुलिस थी। जब उसे पकड़ लिया गया तो पता चला कि यह लोग जो ज्वेलरी थी वो बेचने के लिए इनके और साथी इकट्ठा हुए थे और ये भी पता चला कि इस घटना में 4 नहीं 5 लोग थे। एक व्यक्ति जहां ये मोटरसाइकिलें अपनी दोनों छिपा के आए थे वहां खड़ा था। 4 लोग ऑपरेशन में लगे हुए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और इस तरह से घटना में छीने गए 3 मोबाइल बरामद हो गए, मंगलसूत्र बरामद हो गया, वो मनी पर्स और उसमें से जो रुपए गए थे लगभग 4000 के आसपास, तो उसमें से 1000 रुपया बरामद हुआ है। लेकिन एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो इस तरह की चीज़ें थी वो सब के सब बरामद हो गए। तो लगभग इस घटना की 100% बरामदगी हो गई है और घटना में शामिल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। शामली में 5 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक की प्रेमिका के पति और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि युवक की प्रेमिका के पति ने ही उसकी गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने बताया है कि युवती के पति ने उसे कई बार बातचीत न करने के बारे में समझाया था, लेकिन जब युवक नहीं माना तो आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। फिलहाल हत्याकांड में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सनाप मुर्दीन, नई बस्ती कांदला, उम्र 18 वर्ष। इसकी करीब 7:30 बजे के आसपास इसको गोली मारी गई थी और इसको अस्पताल में भेजा गया था, जहां मजिस्ट्रेट के सामने इसका बयान भी हुआ था। इलाज के दौरान जब गंभीर हालत हुई तो इसको मेरठ रेफर किया गया था, जहां मेरठ में उसकी मृत्यु हो गई थी। थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसके पिताजी की तहरीर पे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तारी के लिए 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित किया था। इसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। उस लड़के के द्वारा जिसको जो घायल हुआ था उसने मजिस्ट्रेट के सामने बताया था, पुलिस के सामने भी बताया था। 3 लड़कों का नाम बताया था, जिसमें अदनान पुत्र हकीकत निवासी मोहल्ला बगलेवाला इच्छाथावल, आसिफ पुत्र राशिद निवासी ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी, और एक लड़का है दिलसाद सनाप मांगा, किशनपुर जलालपुर भगवानपुर थाना भगवानपुर का है, हरिद्वार का रहने वाला है। इन 3 लड़कों ने, जिसमें जो अदनान है उसने इसको मेला देखने के बहाने यहाँ ले आया था कोतवाली में, और जहाँ उन्होंने बलवा तिराहे के आसपास गोली मार दी थी, जिसमें 2 व्यक्ति अदनान और आसिफ गिरफ्तार किए गए हैं और दिलसाद जो
भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है। इसका नाम प्रकाश में आया है, इसका पता भी प्रकाश में पुलिस द्वारा कराया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए Channel 24/7। नमस्कार।